बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजल करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम तर तारीफ़ें हैं रब कायनात के लिए और तमाम तर दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन। ए रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे कि लोग मेरी बात समझ सकें। नाज़रीन, ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं। जूँ जूँ इलेक्शन करीब आ रहे हैं ख़बरें आती जा रही हैं, लेकिन हम कुछ ख़ास अहम मौज़ूआत पे आपसे बात करेंगे। तो आइए व्लॉग का आगाज़ करते हैं और जो चंद मौज़ूआत हमने मुंतखब किए हैं वो आपके गोश गुज़ार कर। सबसे पहले पीटीआई के अवाम को, पीटीआई के सपोर्टर्स को बहुत बहुत मुबारक हो, इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा जनरल फैज़ हमीद एक बार फिर खबरों की ज़ीनत। कागजात नामज़दगी में कुछ उम्मीदवारों के कागजात जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए। और बात करेंगे आफाक अहमद साहब के खदशात के हवाले से। और फिर लंदन अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से क्या तैयारियां हैं, क्या होने जा रहा है, उस हवाले से मुख्तसरन आपके साथ गुफ्तशुनीद करेंगे। सबसे पहले व्लॉग का जो मेरा टॉपिक है कि पीटीआई के सपोर्टर्स और वोटर्स को बहुत बहुत मुबारक हो कि एक हफ्ते के दौरान उन्हें तकरीबन तीसरी बड़ी खुशखबरी मिली है। आज पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को बिल्ला वापस कर दिया, जिसके बाद जैसा कि होता है हर सियासी जमात में कि खुशी की लहर दौड़ गई है। और आज सारा दिन चर्चा था कि इमरान खान साहब की रिहाई अमल में लाई जाएगी, लेकिन जो उनके वकला ने आज जेल से बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बताया कि अभी मज़ीद 2 दिन डिले कर दिया है। वरना खबरें जो गर्दिश कर रही थी वो यही गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान साहब को आज रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल बल्ला वापस मिलना कोई छोटी कामयाबी नहीं है। अब बात करूंगी जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कि जनरल फैज़ हमीद एक बार फिर खबरों की ज़ीनत बन गए हैं। नाज़रीन, जिस तरह से पिछले हफ्ते देखने में आ रहा था कि जो लोग कागजात नामज़दगी जमा करा रहे हैं उनसे कागजात छीने जा रहे हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लेकिन अब 2 रोज़ में जब तमाम ये प्रोसीजर इतवार को जो 2 दिन की डेट एक्सटेंड हुई थी, मतलब बढ़ा दी गई थी, 2 दिन का मज़ीद टाइम दिया गया था। इतवार के बाद से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो नुमाइंदे इस वक्त खड़े हो रहे हैं, किस जमात के हो रहे हैं, वो पीटीआई के हो रहे हैं। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 800 अफराद ने कागजात नामज़दगी मुल्क भर से जमा करा दी है। अब कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से शकूक व शुबहात थे कि एमक्यूएम लंदन को और पीटीआई को जो है, और ख़ासकर महाजिर कौमी मूवमेंट, ये 3 जमातों पे जो है गैर एलानिया पाबंदी है। तो कहा जा रहा था कि जैसे ही इनके उम्मीदवार अपनी कागजात नामज़दगी जमा कराने जाएंगे तो उनको लापता कर दिया जाएगा, उनको जो है दीगर तरीक़ों से रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हम तो इसको एक खुशाइन बात कहेंगे कि न सिर्फ पीटीआई के जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने अपने कागजात नामज़दगी जमा कराए, आफाक अहमद साहब की जो महाजिर कौमी मूवमेंट है उनके लोगों ने कागजात नामज़दगी जमा कराए, और अल्ताफ़ हुसैन साहब बड़े पुरुम्मीद हैं एमक्यूएम लंदन वाले कि इस बार बाइकाट नहीं होगा, क्लीन स्वीप किया जाएगा। अब वो कैसे किया जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। हमने आज अपने ज़राए से बहुत कोशिश की कि हमें नाम बता दिए जाएं कि किस किस ने जो है कागजात नामज़दगी जमा कराई है। तो हमसे माजरत कर ली गई और कहा गया जिस तरह के आप देख रही हैं हमारे ऊपर कतगन लगाया गया है, 6 महीने की पाबंदी को 7 साल पे तब्दील कर दिया गया है, तो हम ये गुप्त रखेंगे उस वक्त तक जब तक कि स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल ना हो जाए और हमारे नुमाइंदों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की मुस्तकिल बुनियादों पे इजाज़त ना मिल जाए। मुस्तकिल बुनियादों में से मुराद मेरी ये है कि तमाम तर छान फटक होने के बाद उनको क्लियरेंस दे दिया जाए कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि एमक्यूएम के जो एमक्यूएम लंदन के लोग हैं वो
बाज़ाब्ता तौर पे अल्ताफ़ हुसैन साहब के नाम लेके या कोई उनका हवाला देके उन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा नहीं कराई है। बिल्कुल बहैसियत आज़ाद शहरी जो है उन्होंने कागज़ात नामज़दगी जमा कराए हैं। अब आज़ाद शहरी तो बेशुमार हैं, तो किस किस पे शक किया जाएगा, किसको देखा जाएगा, किसको पकड़ा जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि एमक्यूएम के लिए ये एक अच्छी खबर होगी, या एमक्यूएम के लिए ये अच्छी बात होगी कि आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, जिनके लिए शायद जितना सोचा जा रहा था तो खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। हम आपसे कह रहे थे कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं एक बार फिर ख़बरों की ज़ीनत बन गए। तो इस तमाम सिनेरियो में जिस वक्त पीटीआई के उम्मीदवारों को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जा रहा था, कागज़ात नामज़द, जैसे आपने एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, मोहनिस इलाही साहब जो हैं उनकी वालदा जो है वो कागज़ात नामज़दगी जमा कराने गई थी, तो उनसे बाकायदा बदतमीज़ी बुज़ुर्ग खातून से की गई और उनसे वो कागज़ात छीनने की कोशिश की गई। वो वीडियो आप लोगों ने सबने देखी होगी, मैंने भी अपने चैनल पे लगाई थी। और इसी तरह कि जब उस्मान डार की वालदा का सुना गया था कि उस्मान डार की वालदा जो है अपने बेटे की जगह पीटीआई की तरफ से खड़ी होंगी, और जो उन्होंने अज़्म का इज़हार किया था कि मेरे बेटे से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है, तो अब मैं जो है इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगी। तो फिर जो उनके साथ हुआ, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, वो सब आपके सामने। तो अब बताया ही जा रहा है कि अब जो कागज़ात नामज़दगी जमा हुए हैं तो उसके पीछे जनरल फैज़ हमीद की काविशें हैं, उनकी कोशिशें हैं, और उन्होंने जो है वो बैक दी है, और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से जो है कहा है कि इनको सपोर्ट किया जाए। और जिस तरह से हालात में बेहतरी आ रही है पीटीआई के, तो यकीनन कहा जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उन पे आहिस्ता आहिस्ता मेहरबान हो रही है। उसी दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से हमने सुना कि दुश्मन जो है वो हमारे मजहबी, लिसानी और दीगर जो तफ़रक़ात हैं, हमारी कमज़ोरियाँ हैं, उनका इस्तेमाल करके और पाकिस्तान को जो है गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि कौन दुश्मन? क्या सरहदों से पार से कोई आ रहा है जो हमारे जो अमन व अमान से खेल रहा है, जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को हमसे छीन रहा है? यानी कि जो लोग कागज़ात नामज़दगी जमा कराने जा रहे थे, उनसे जो कागज़ात छीने जा रहे थे, या उनके घरों पे जो हमला किया जा रहा है कराची में भी और अंदरूनी पंजाब में, तो वो क्या कोई इंडिया से या किसी और मुल्क से, इसराइल से दुश्मन आए हुए हैं? तो कोई जनरल साहब अगर वजाहत करें कि कौन दुश्मन है? और जो लोग चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके लोगों के घरों में कूदते हैं और धड़ल्ले से ले जाके लोगों को लापता कर देते हैं, तो वो क्या किसी दुश्मन मुल्क से आए हैं? तो ज़रा सा अगर कोई इस केमिस्ट्री को मुझे समझा दे कि दुश्मन कौन है और अपना कौन है। जनरल साहब का ये बयान जो है बड़ा मानेखेज़ है, जो समझ से बालातर है। थोड़ी सी वो वजाहत भी कर देते। खैर, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। जो सुनने में आ रहे हैं कागज़ात नामज़दगी के, उसके हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त लियारी जो है, लियारी से बड़े मशहूर लोग लड़ने खड़े हो रहे हैं इलेक्शन, और उसमें ख़ास टाकरा जो है वो है अब्दुल शकूर साहब का। और अब्दुल शकूर साहब कह रहे हैं नबील गबोल यहाँ से कभी जीता करते थे, जो कि अब माजी हो गए, और मुझे किसी से कोई ख़तरा नहीं है। बड़े पुरअज़्म नज़र आ रहे हैं। इसी तरह PS 108 से सरवत एजाज कादरी बड़े पुरुम्मीद हैं, और उन्होंने कहा है कि मेरी तकरीबन स्क्रूटनी जो है वो मुकम्मल हो गई है, और कुछ कागजात कम हैं वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो मैं अहल करार दिया जाऊंगा इलेक्शन लड़ने का। अच्छा, अब बात करते हैं जो लोग मुस्तरद हो गए हैं। अच्छा, MQM के अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो तरफ से 3 नाम हैं जो बिल्कुल ओपन है और सोशल मीडिया पे उनका ज़िक्र आम है। जनाब आफ्ताब बकाई साहब, अल्ताफ़ हुसैन साहब की पटिशन में जो वकील हैं सादिया गौरी, वो और निसार पंवर। देखने में यही आया, खुश आइन बात है कि इनसे हमारी बात भी हुई कि आपको, मैंने इनसे सवाल किया कि आप लोग जब कागज़ात नामज़दगी जमा कराने गए तो खुदा न खास्ता आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आपके साथ कोई मसला तो नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, फ़िलहाल हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो चीज़ें हमसे मंगाई थी, थोड़ा प्रोसीजर लेंदी था कि अब ये कागज़ लाओ, अब वो कागज़ लाओ, अब ये करो, अब वो करो, लेकिन ये कि हमने सारी चीज़ें कलेक्ट करके जमा करा दी हैं, और हमें 110% यकीन है कि हमें जो है मुस्तरद नहीं किया जाएगा। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने NA 240 से अपने कागज़ात नामज़दगी जमा कराए। तो एक साहब ने, जिनका नाम था अमीरुद्दीन,
انہوں نے اعتراض جمع کرایا ان کے اوپر کہ ان کو مسترد کیا جائے، تو اس اعتراض کو جو ہے مسترد کر دیا گیا اور حلیم عادل شیخ کو کلین چٹ دے دی گئی۔ مگر پھر اگلے ہی روز ایم کیو پاکستان کی جانب سے حلیم عادل شیخ کے خلاف ایک اعتراض جمع کرایا گیا، جس کو فوری طور پہ قبول کر لیا گیا اور حلیم عادل شیخ کو نااہل قرار دے دیا گیا اور ان کی کاغذات نامزدگی کو مسترد کر دیا گیا۔ جبکہ ایک بڑی خبر یہ چل رہی تھی کہ اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے، حلیم عادل شیخ سندھ سے جیتتے ہیں، تو اگلے آنے والے دور میں وزیر اعلیٰ سندھ حلیم عادل شیخ ہوں گے۔ لیکن اب جو ہے یہ ممکن نہیں لگ رہا کہ حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے دو اہم امیدوار رمضان گھانچی اور مراد شیخ پر ملک فیصل نامی شخص نے اعتراض جمع کرائے، اور اس شخص نے موقف یہ اختیار کیا کہ یہ دو افراد جو ہیں یہ 9 مئی کے سانحے میں ملوث ہیں اور ان کو جو ہے فوری طور پہ ان کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کیا جائے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں اور ایک نامعلوم شخص کے کہنے پہ جو ہے مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح بڑے معروف جانے مانے پہچانے پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہیں خرم شیر زمان صاحب، اور ان کے اوپر بھی نامعلوم افراد نے اعتراض جمع کرا دیا ہے۔ بہرحال یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ ابھی اور کتنے نام جو ہیں وہ آتے ہیں جن کو مسترد کر دیا جائے گا۔ جو الیکشن قریب آ رہے ہیں، یعنی کہ اب الیکشن میں تقریباً 43 ڈیز جو ہیں وہ رہ گئے ہیں۔ ناظرین، بات کریں گے پرسوں رات پی ٹی آئی کے خاص رہنما ہیں حماد اظہر، جن کی تلاش جاری ہے، اور ان کی تلاش کے لیے رات 2 بجے لاہور میں بریگیڈیئر لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین ملک کے گھر رات 2 بجے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ریڈ کی، پورے گھر کا سامان جو ہے وہ تتر بتر کر دیا، اور یہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہے۔ میں جو یہاں اس واقعے کا ذکر کر رہی ہوں، بریگیڈیئر لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین ملک صاحب نے رات 2 بجے اپنے گھر پہ ہونے والے حملے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ کسی پاکستانی شہری کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کسی پاکستانی شہری کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے۔ بریگیڈیئر صاحب، کم از کم پاکستان بننے کے 70 سال بعد تک 3 دہائی تک تو آپ بھی مسند اقتدار پہ برجمان رہے ہیں، اور 19 جون 92 کا آپریشن بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کراچی میں ہونے والے ماورائے عدالت قتل بھی دیکھے ہوں گے، آپ نے گھروں کے ٹینکوں سے بڑا بڑا اسلحہ برآمد ہوتے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بے گناہ بانیان پاکستان کی اولادوں کو لاپتہ ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ لیکن اس وقت کیونکہ آپ مسند اقتدار پہ تھے، بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کو ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کا، کراچی والوں کا درد محسوس نہیں ہوا، لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا تو شاید آپ کو اب احساس ہوگا، اب دکھ محسوس ہوا ہوگا کہ کیا دکھ ہوتا ہے۔ 3 بجے مسنگ پرسنس کا جو دھرنا جاری ہے، اس میں برقع پہن کے کچھ دہشت گرد داخل ہوئے، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہوتے، دھرنے میں موجود لوگوں نے، شرکا نے ان کو دبوچ لیا، اور اس کے بعد ایس ایس پی سے جو باتیں کی ماہ رنگ بلوچ نے، وہ ہم نے اپنے چینل پہ لگائی ہے، آپ نے یقیناً سنی ہوگی۔ اور اسی حوالے سے ماہ رنگ بلوچ نے جرنلسٹوں کو، یعنی صحافیوں کو لتاڑا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، سناؤں گی۔ اور اس وقت اگر مظلوم بلوچوں کے لیے، اگر میں صحافیوں کے حوالے سے بات کروں، تو سب سے زیادہ جو آواز اٹھا رہے ہیں وہ اس وقت حامد میر صاحب اٹھا رہے ہیں، جو پہلے دن سے اس وقت سے ان مظلوموں کے ساتھ ہیں جس وقت ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا جا رہا تھا، جس وقت ان کے اوپر واٹر کینن سے پانی پھینکا جا رہا تھا، جس وقت ماؤں بہنوں بیٹیوں کے دوپٹے کھینچ کے انہیں زبردستی لاتے ٹھڈے مار کے موبائل کے اندر بٹھایا جا رہا تھا۔ تو حامد میر صاحب نے بھی جرنلسٹوں کے حوالے سے کچھ کہا ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ اسلام آباد سے دھرنے سے کون سے سیاسی رہنما کا شکریہ ادا کیا گیا ہے، اور کون سے سیاسی رہنما کا نمائندہ جا کے ماہ رنگ بلوچ سے اسلام آباد میں ملا ہے۔ تو پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں ماہ رنگ بلوچ کا یہ کلپ، جس میں انہوں نے صحافیوں کو لتاڑا ہے۔
कोई नहीं आता है, ठीक है ना। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में जब आपके एफसी जो है ना औरतों को मारती है, जब आपके एफसी ने ओशाब में 2 बच्चों पर गोला बारूद फेंके ना, वो न्यूज आप लोगों ने कभी नहीं दी। आप लोगों में से किसी भी मीडिया चैनल को मैं चैलेंज करती हूँ कि वो आए बलूचिस्तान में। आप लोगों में से कौन है जो जिसने तुरबत देखा है, जिसने ओशाब देखा है, जिसने आवारान देखा है? आवारान में एंट्री आपको नहीं मिलेगी, आवारान में आपको वीजा लगा के जाना पड़ेगा। ये है वो बलूचिस्तान जिसको आप लोगों ने देखा नहीं है, जिसको आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के कॉपी पेस्ट बयानिए से जाकर जो है ना मैच किया हुआ है। उस बलूचिस्तान को देखने की आप में जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आप, मुझे यकीन, अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आपकी आंखें शर्म से डूब मरनी चाहिए। शर्म करें आप लोग, शर्म करें आप लोग कि आप लोगों ने एक कौम को 70 सालों से खून रेजी की है, 70 सालों से उसकी औरतों को नहीं बख्शा है, उसके मर्दों को नहीं बख्शा है। ये है वो आपकी रियासत की हकीकत। आप हमसे मजम्मत करवाकर अपने रियासती जब्र को नहीं छुपा सकते। आप हमसे मजम्मत करवाकर, सबसे पहले याया खान से जाकर मजम्मत करवाए, सबसे पहले अपने सबसे बड़े हीरो जो मुशर्रफ है ना, उससे जाकर मजम्मत करवाए कि उसने जो है ना एक 80 साल बुजुर्ग बुख्ती पर भी गोला बारूद मांगे, उसको भी मारा, ठीक है ना। जाए अपनी रियासत के मशीनरी से जो है ना मजम्मत करवाए कि उन्होंने बलोचों की नस्ल कुशी क्यों की, वो आज भी नस्ल कुशी क्यों कर रहे हैं। ये आपकी रियासत की हकीकत है कि 3:30 बजे आपके वीगो में जो नामालूम अफराद है ना, जिनको मैं बुज़दिल कहती हूँ आज। MCB Live, fast, futuristic, फटाफट बैंकिंग। Below to sub. तुमसे ज्यादा बुज़दिल तो कुछ है ही नहीं। ये रियासत जिससे आप हमें डराते हैं, इसकी सोच ये बचकाना सोच है। औरतों और बच्चों को मारने के बाद जब ये औरतें आई हैं अपने की, वो आज भी नस्ल कुशी क्यों कर रहे हैं। ये आपकी रियासत की हकीकत है कि 3:30 बजे आपके वीगो में जो नामालूम अफराद है ना, जिनको मैं बुज़दिल कहती हूँ आज, तुमसे ज्यादा बुज़दिल तो कुछ है ही नहीं। ये रियासत जिससे आप हमें डराते हैं, इसकी सोच ये बचकाना सोच है। औरतों और बच्चों को मारने के बाद जब ये औरतें आई हैं अपने घरों में खुशियां लाने के लिए, फिर से आप इन पर हमलावर हो रहे हैं। कब तक आप हमलावर होंगे बलोच पर? देखिए पूरी हमारी कौम हमारे साथ खड़ी है। हम अपनी नस्ल कुशी के खिलाफ खड़े हैं। हम अपनी जमीन पर आपका एक कदम भी अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो बंदूक जो सिर्फ और सिर्फ बलोच मासूम लोगों को मारने के लिए है ना, हम उस बंदूक के खिलाफ निकले। आप हमें सख्त कहे, आप हमें जो भी कहे, लेकिन ये वो हकीकत है जो हम बयान करेंगे। आपका मुखरू चेहरा जो है ना इस दुनिया को दिखाएंगे। जब आप यूएन में जाकर जो है ना कश्मीर के लिए बात करते हैं, मैं कश्मीरियों से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान आपका कोई हमनवा नहीं है। अगर पाकिस्तान हम बलोचों की नस्ल कुशी कर रहा है ना, वो किसी भी क्लिप काफ़ी लॉन्ग है। मेरे ख्याल से जितनी ज़रूरी बातें वो आपने सुन ली। और अब हम आपको सुनाएंगे हामिद मीर साहब की वो क्लिप जिसमें वो सहाफ़ियों पे बरस पड़े हैं। कोई नहीं है पाकिस्तान में। आपका काम सहाफत है, सहाफत करें ना, कि आपका काम यह है कि आप खुफिया एजेंसियों के टाउट बन के और मजलूम लोगों के जख्मों पर नमक छिड़ें। आपको शर्म आनी चाहिए। वो आइन तोड़ने वाले दहशतगर्द फौजी डिक्टेटरों की भी मजम्मत करके दिखाएं। तो मीडिया का काम ये होता है टू बिकम द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, जिसकी वजह से ये मिसिंग पर्संस का मसला शुरू हुआ है, जिसने एक दफा नहीं 2 दफा पाकिस्तान का आइन तोड़ा। देखिए इधर कैमरे तो लगे हुए ना, ये सर वो सामने भी लगा हुआ है, सामने भी लगा हुआ। तो जब वो इधर नामालूम अफराद आए हैं रात के पिछले पहर अंधेरे में, और कैमरे अचानक बंद हो गए, उन्होंने आके इनको डराया धमकाया, और उसके बाद उन्होंने इनका साउंड सिस्टम उठाया और उठा के भाग गए। जब वो भाग गए कैमरे ऑन हो गए। तो इसका मतलब है जिनके कंट्रोल में कैमरे हैं उन्हीं के कंट्रोल में वो नकाबपोश नामालूम अफराद भी थे। तो इसलिए सबको पता है कौन है नामालूम अफराद, इतने भी नामालूम नहीं। सर हमारे साथी कुछ खवातीन जो रिपोर्टर्स हैं या एंकर्स हैं, जिस तरह के उन्होंने सवालात किए, कल हमने देखा कि बड़ी यानी कि वो तकलीफ भी हुई उनको, उन्होंने बाकायदा उस तकलीफ का ट्विटर पर भी इजहार किया। इसको कैसे देख रहे हैं हम साथी बतौर इस तरह के सवालात कि वो पहले ही सितम रसीदा हैं। अब देखें वो यहाँ पे जो लोग आके इनको किसी के कहने पे ऑफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब उनको तो अल्लाह ही पूछ सकता है, आप और मैं तो नहीं पूछ सकते। यानी कि तो जुल्म की इंतहा है। जिस तरह आपने देखा ना कि उधर गजा में जो इसराइल की तरफ से बमबारी हो रही है, उसमें बच्चे भी मर रहे हैं। तो जब उस पर इंसानी हकूक़ की तंजीमें या फ़लस्तीन के लोग जो हैं, जब उस पर चीखो पुकार करते हैं, कहते हैं जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो जो इजरायली मीडिया है वो फ़लस्तीनियों के आगे माइक कर देता है, कहते हैं आप हमास की मजम्मत करेंगे या नहीं करेंगे। तो असल बात यह है कि यहाँ पे बूढ़ी औरतें और बच्चे जो है वो अपना एक मसला लेके आए हैं। तो बजाय कि आप कोई कोशिश करें कि उनकी आवाज़ बने, तो आप उनसे मजम्मत कराने निकले हैं। तो थोड़ी सी मजम्मत कभी आप जनरल अयूब खान की भी कर दिया करें, ताकि हमें पता लगे कि जनाब आप वाकई जो है दहशत गर्दों के मुखालिफ हैं। थोड़ी सी मजम्मत आप जनरल याहिया खान की भी कर दिया करें,
कोई मजम्मत जनरल ज़ियाउल हक की और परवेज़ मुशर्रफ की भी कर दिया करें, जिन्होंने आइन तोड़ा, जिन्होंने आइन को अपने बूट तले रौंदा। तो दहशतगर्द कौन होता है? वो होता है ना जो कानून तोड़ता है, आइन तोड़ता है। तो ठीक है, जिन लोगों ने बलूचिस्तान में बम धमाके किए हैं या खुद कुछ हमले किए हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को इस मजम्मत का बड़ा शौक है कि आप दहशतगर्दों की मजम्मत करें, वो आइन तोड़ने वाले दहशतगर्द फौजी डिक्टेटरों की भी मजम्मत करके दिखाएं। परवेज मुशर्रफ से बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से ये मिसिंग पर्सन्स का मसला शुरू हुआ है, जिसने एक दफा नहीं 2 दफा पाकिस्तान का आइन तोड़ा, ठीक है। और उसको पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसने भी रिलीफ दी, सब ने रिलीफ दी। लेकिन अगर रिलीफ नहीं मिलती तो इधर जो एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है उसको रिलीफ नहीं मिलती। तो मीडिया का काम ये होता है टू बिकम द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। अगर आप वॉइसलेस की वॉइस नहीं बन सकते तो कम से कम आप अपने 2 नंबर किस्म के घटिया सवालात के जरिए किसी मजलूम के जख्मों पे नमक तो ना छिड़कें। आपका काम सहाफत है, सहाफत करें, ना कि आपका काम यह है कि आप खुफिया एजेंसियों के टाउट बन के और मजलूम लोगों के जख्मों पे नमक छिड़ें। आपको शर्म आनी चाहिए। नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह से हामिद मीर जो है वो बड़ी मुश्किल से लगता है उन्होंने अपना गुस्सा दबाया कि जो लोग जिनका काम है कि सच को लिखना, वो किसी के पेरोल पे काम करते हुए और बकौल हामिद मीर के ज़ख्मों पे मरहम रखने के बजाय नमक छिड़क रहे हैं और अजीब अजीब किस्म के सवालात पूछ रहे हैं। आप लोग मुस्तकिल देख रहे होंगे कि कुछ ख़वातीन हैं जिनको इस काम पे लगाया गया है। हमने बीच में भी आपसे कहा था कि एक सियासी जमात के रहनुमा हैं जिन्होंने बलोच मजलूमों के लिए न सिर्फ आवाज़ उठाई है, सदा एहतिजाज बुलंद की है, बल्कि उन्होंने अपना एक नुमाइंदा भी इस्लामाबाद भेजा है जो आके उन बलोचों से मिला है। तो हम बात कर रहे हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब की, कि जिन्होंने मुतवातर जिस दिन से ये धरना शुरू हुआ है उन्होंने मजलूम बलोचों के लिए आवाज़ उठाई है। और कल जाके उनके एक रहनुमा है जिनका नाम है मोमिन ख़ान मोमिन, वो बाकायदा जाके महारंग से मिले हैं और जिसके बाद महारंग ने अल्ताफ़ हुसैन साहब का नाम लेके उनका शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि ना सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन साहब ने हम पर होने वाले मज़ालिम, धरने के दौरान जो हम पे मज़ालिम हुए हैं, हम पर पानी फेंका गया है, हमें गिरफ़्तार किया गया है, हमारे दुपट्टों को छीना गया, उस पर आवाज़ उठाई, बल्कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने लीडर अपने एक रहनुमा को भी हमसे मिलने के लिए भेजा। और अल्ताफ़ हुसैन साहब हमेशा बलूचिस्तान के हक़ में आवाज़ बुलंद करते हैं और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बलोच कौम की बेटी होने के अल्ताफ़ हुसैन साहब का महारंग ने शुक्रिया अदा किया है। नाज़रीन, ख़बरें तो बहुत सारी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 43 डेज़ रह गए हैं इलेक्शन होने में, और जैसे जैसे दिन करीब आते जाएंगे सियासी सरगर्मियाँ जो है वो बढ़ती रहेंगी। और अभी फ़िलहाल ये बहुत अच्छी ख़बर है कि पीटीआई को बल्ला मिल गया, पीटीआई के कारकुनान को काफ़ी हद तक सरूर मिला, खुशी मिली, और सुनने में जो आ रहा है कि 1 से 2 रोज़ के अंदर शायद इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। और तीसरी अच्छी बात जो हमने आपसे शेयर की कि आफ़ाक़ अहमद साहब की जो जमात है उनके नुमाइंदों को भी कागज़ात नामज़दगी जमा कराने में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनके साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पीटीआई वालों के साथ जो है वो ये अभी देखने में आ रहा है कि नामालूम अफराद एतराज़ात कर रहे हैं। एक बात का मैं आपसे जिक्र करना भूल गई कि आफ़ाक़ अहमद साहब ने खदशात ज़ाहिर किए हैं कि मुझे किसी वक्त भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, और वो मुसलसल शिकवा कर रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरह कि हमें लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, हमें जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही। देखते हैं नाज़रीन कि शायद के जो हालात हैं, हमारे जो बड़े हैं शायद सबक सीख लें कि जिस तरह से टुकड़ों में कौम को बांट दिया गया है, आगे शायद उनका दिल नर्म हो जाए और वो मौका दें सबको। वरना तो कुछ हलके जो हैं इस इलेक्शन को, उनका कहना है कि 8 फरवरी के इलेक्शन 8 फरवरी से पहले ही मुतनाज़ा नज़र आ रहे हैं, और खुदा न ख़ास्ता खाकम बदहन पुरतशद्दुद वाक़यात भी जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे वो होने के चांसेस हैं, क्योंकि सिर्फ 2 पार्टियों को जो है बिल्कुल खुला ग्राउंड दिया गया है, कराची में, अंदरून सिंध में और पंजाब में। तो उन हालात को देखते हुए लोग काफ़ी कुछ खदशात का जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल हमारी दुआ यह है कि परवरदिगार आलम शफ़ाफ़ इलेक्शन हो और पुरअमन तरीके से हो,
किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि बहरहाल हम सब एक मिल्लत हैं, एक कौम है, टुकड़ों में ज़रूर बटे हैं लेकिन हम सब का दर्द एक है। तो अल्लाह ताला हम सबको आने वाली नागहानी मुसीबत से महफूज रखे। फिर मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें, ज़ालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।